अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 22 पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो है बायस थ्योरम। तो पहले हम बायस थ्योरम को देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन बाय इवेंट B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B गिवन बाय इवेंट A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B गिवन बाय इवेंट A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A2 into probability of event B given by probability of event A2। ओके तो अब हमने इस बायस थ्योरम को यूज करना है एक एग्जांपल में, फिर आपको इसके अच्छे समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो इवेंट A1 यहाँ पे यूज हो रहा है और यहाँ पे जो A है ये दोनों सेम इवेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी सेम वैल्यूज आएंगी इनकी प्रोबेबिलिटी की। तो यहाँ पे जो इवेंट A2 है ना, इनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आएगी। ये जो इवेंट A2 है ये डिफरेंट इवेंट्स हैं। ये आपने याद रखना है कि ये जो A2 है ना ये A इवेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि इनके कॉम्प्लीमेंट इवेंट के यहाँ पे हम उनकी प्रोबेबिलिटी को हम पुट करेंगे। यहाँ पे इवेंट्स की सेम वैल्यू आएंगी, यहाँ पे उनके कॉम्प्लीमेंट्स इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी। ओके अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन ऑन एनी डे इज P ऑफ A इवेंट इक्वल टू 0.3। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताई गई है कि किसी भी दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, यानी कि 30% है। तो उसकी यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी पहले से गिवन है। और दूसरा हमें यहाँ पे बताया गया कि इफ इट रेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट गिवन बाय इवेंट A इक्वल टू 0.9। अगर तो बारिश होती है तो बादलों की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.9 है, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि इफ इट डजंट रेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B गिवन बाय A2 इक्वल टू 0.2। अब यहाँ पे देखें कि अगर बारिश नहीं होती तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ये दी गई है। अब अगर तो बारिश होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ये है, तो उसके यानी कि ये हमारे पास इवेंट A है, तो उसका ऑपोजिट यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फिर कि हमने बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है। तो यहाँ पे बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी दी है और इसको हमने A2 से डिनोट किया है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे A2 जो है ये A इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमें दी गई है, ठीक है। तो इसी तरह ये A2 है जो है ये हमें उस A इवेंट की कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे दी है। नाउ वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन। अब हमने फाइंड करना है कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले हम इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हम इवेंट्स को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम वैल्यूज को एक साथ इकट्ठा लिख लेंगे, फिर हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। ओके तो इवेंट हमारे पास यहाँ पे 3 बन रहे हैं, यानी कि अगर हम थ्योरम में देखें तो हमें कौन कौन सा इवेंट चाहिए। एक हमें A का इवेंट चाहिए, दूसरा B का इवेंट चाहिए और यहाँ पे तीसरा हमें A2 का इवेंट चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इवेंट A1 क्या है, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे दी गई है। ये हमारे पास इवेंट A होगा। दूसरा इवेंट क्या है कि बादलों की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्लाउड्स की प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पे उसको इवेंट B से डिनोट किया गया है, ठीक है, उसको B का नाम दिया गया है। उसके बाद A2 इवेंट कौन सा है कि A2, अब यहाँ पे अगर A जो है ये बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है तो इसके कॉम्प्लीमेंट A2 इवेंट होगा। अब हमें जो वैल्यूज गिवन है उसको हम यहाँ पे इकट्ठा लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A हमें दिया गया है 0.3, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B गिवन बाय A चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, यानी कि यहाँ पे हम क्लाउड्स की प्रोबेबिलिटी को निकाल रहे हैं। अब ये जो क्लाउड्स का इवेंट है ये डिपेंड कर रहा है इवेंट A के ऊपर। अगर हमें इवेंट A गिवन होगा तो हम इवेंट B की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अगर बारिश होती है, ठीक है, यहाँ पे हमें इवेंट गिवन है, अगर बारिश होती है तो फिर हम क्लाउड्स की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, वो हमारे पास है 0.9। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A2 की। तो A2 की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ गिवन नहीं है, वो हम खुद निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने किसी भी इवेंट की कॉम्प्लीमेंट इवेंट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटीज में से हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकाल देते हैं। यानी कि इवेंट A का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना, A2 इवेंट, तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है 1 है उसमें से हम इसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल देंगे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, 0.3 को निकाल देंगे तो हमें इस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें आ जाएगी गिवन, ठीक है। 0.7 जो है ये है इवेंट A के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन बाय इवेंट A2, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम इन सारी वैल्यूज को इस बेस थ्योरम में पुट करेंगे और हम फाइंड करेंगे बारिश होने की प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.3 और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0.9 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A की 0.3 फिर से वैल्यू आ जाएगी। उसका मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A की वैल्यू से, तो यहाँ पे हमारे पास 0.9 है, यहाँ पे 0.9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A2 यानी कि इसकी ऑपोजिट की हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकाली थी 0.7, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7
और यहाँ पे आ जाएगा जो हमें वैल्यू गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बाय A2 0.2। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को हमने पुट किया, उसके बाद हमने इनको सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है 0.66, यानी कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी थी, तो वो है हमारे पास 0.66 है। ठीक हो गया। तो इस तरह हम बेयस थ्योरम को यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रैंडम वेरिएबल। सच ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए, हम एक रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी को हम यूज़ करते हुए हम मीन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, द मीन ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, हम जब पीछे पहले 15 लेक्चर्स में पढ़ा था अरिथमेटिक मीन को, तो वहाँ पे हम उसको डिनोट करते हैं ए बार से। ठीक है, आपको याद होगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी के केस में हम उसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो म्यू इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि हमारे पास जितनी भी एक्स की वैल्यूज हैं एक्स वेरिएबल की, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करके उनका सम लेंगे, तो इस तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी के केस में मीन फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे मीन फाइंड करने के लिए। तो एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया कि पहला कॉलम है नंबर ऑफ पेटल्स, दूसरा यहाँ पे फ्लावर्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे मीन को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे पहला कॉलम है नंबर ऑफ पेटल्स का, दूसरा है यहाँ पे फ्लावर्स का, यानी कि यहाँ पे 50 फ्लावर्स बताए गए हैं, उसमें 3 पेटल्स हैं, 100 फ्लावर्स में 4 पेटल्स हैं, 200 में 5 पेटल्स हैं, 300 फ्लावर्स में 6 पेटल्स हैं, 250 में 7 और 75 में 8 है और 25 में 9 पेटल्स हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि ये जो नंबर ऑफ पेटल्स है इसको हमने एक्स से डिनोट किया, ये हमारे पास एक्स वेरिएबल है, और हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है उसके सारी वैल्यूज का हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। अगर हमने देखना है कि 50 फ्लावर्स में 3 पेटल्स होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो यहाँ पे बताया गया कि 0.05 प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हमें पता है कि अब फ्लावर्स में सिर्फ 3 पेटल्स तो नहीं ना होते, ज़्यादा पेटल्स होते हैं, तो जितने ज़्यादा पेटल्स होंगे उनकी उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर हमें यहाँ पे गिवन है कि 100 फ्लावर्स में 4 पेटल्स होने की ये प्रोबेबिलिटी है 0.01। इसी तरह हमने एक्स वेरिएबल की सारी वैल्यूज की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। उसके बाद हमने ये करना है कि जो एक्स रैंडम वेरिएबल की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, इसको हमने एक्स की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नया कॉलम आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसका सम ले लेना है। तो सारी वैल्यूज का हम जब सम लेंगे तो यहाँ पे 5.925 जो है ये हमारे पास मीन वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। प्रोबेबिलिटी के केस में हम किस तरह मीन वैल्यू निकालते हैं, तो उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो यही तक था आज हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।